नई टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स बचाने के 7 बड़े तरीके। 2025-26 में सैलरीड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अगर आपको लगता है कि नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने का कोई मौका नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम धारणा यही बन चुकी है कि नई टैक्स व्यवस्था अपनाने के बाद ATC, HRA और कई दूसरी पुरानी छूट खत्म हो जाती हैं। कर्मचारियों के पास टैक्स बचाने का कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जवाब है नहीं। दरअसल नई टैक्स व्यवस्था में भी ऐसे कई प्रावधान मौजूद हैं जिनकी मदद से सैलरीड कर्मचारी अपने टैक्स दायित्व को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में विस्तार से जानेंगे नई टैक्स व्यवस्था में मौजूद 7 बड़े तरीके जिनके जरिए आप कानूनी रूप से टैक्स बचा सकते हैं। शुरुआत, पहला तरीका, NPS में नियोक्ता का योगदान। यानी सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम NPS की बात इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि पुराने टैक्स व्यवस्था में NPS पर टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन नए टैक्स व्यवस्था में कर्मचारी द्वारा खुद किए गए निवेश पर छूट नहीं मिलती। हालांकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका नियोक्ता यानी कंपनी आपकी ओर से NPS खाते में योगदान करती है तो आयकर अधिनियम की धारा 80CCD2 के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। कंपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते यानी DA के कुल 14% तक NPS में योगदान कर सकती है और इस पूरी राशि पर टैक्स कटौती का फायदा मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और DA मिलाकर सालाना 12 लाख रुपए है। अगर आपकी कंपनी इसका 14% यानी लगभग 1,68,000 रुपए NPS में जमा करती है तो पूरी राशि टैक्स छूट के दायरे में आ सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये लाभ 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन से अलग मिलता है, यानी दोहरा फायदा। अब दूसरे तरीके की बात, जहां EPF में कंपनी का योगदान। EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नई टैक्स व्यवस्था में कर्मचारी द्वारा अपने EPF खाते में किए गए योगदान पर धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन कंपनी द्वारा किया गया योगदान अभी भी एक महत्वपूर्ण लाभ देता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक सीमा भी तय की है। अगर EPF, NPS और सुपर एनुएशन फंड में कंपनी का कुल योगदान सालाना 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त राशि टैक्स योग्य मानी जाएगी। लेकिन अधिकांश कर्मचारियों के लिए ये सीमा काफी ज्यादा है और वो इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। तीसरा तरीका है 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। उस सुविधा की बात जिसका फायदा लगभग हर सैलरीड कर्मचारी और पेंशनर उठा सकते हैं, और वो है 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको कोई बिल, कोई दस्तावेज या कोई खर्च दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी। सीधे आपकी टैक्सेबल इनकम से 75,000 रुपए कम कर दिए जाते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए है तो टैक्स की गणना 11,25,000 रुपए पर की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था का सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय लाभ इसे माना जाता है। चौथा तरीका है किराए पर दी गई संपत्ति के होम लोन का ब्याज। अगर आपने कोई घर किराए पर दिया हुआ है, उस घर पर होम लोन चल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। नई टैक्स व्यवस्था में भी होम लोन के ब्याज पर कटौती का लाभ मिलता है। हालांकि यहाँ एक शर्त है, कटौती का इस्तेमाल सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय के खिलाफ ही किया जा सकता है। यानी अगर आपको किराए से आय हो रही है तो उस आय में से होम लोन के ब्याज को घटाकर टैक्स की गणना की जा सकती है। इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है। पांचवा तरीका है कुछ प्री इक्विजिट्स और रीइंबर्समेंट्स पर टैक्स छूट। नई टैक्स व्यवस्था में कई ऐसे कॉर्पोरेट लाभ हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता। उदाहरण के तौर पर ऑफिस के काम के लिए मोबाइल बिल का रीइंबर्समेंट, इंटरनेट खर्च, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया मोबाइल फोन, हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम, कुछ मामलों में भोजन सुविधा या मील वाउचर्स। और अगर आपकी कंपनी ये सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं तो निर्धारित नियमों के मुताबिक इन पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए कर्मचारियों को अपने CTC स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना चाहिए। छठा तरीका है आधिकारिक काम से जुड़े भत्ते। बात उन भत्तों की यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि नौकरी के दौरान आधिकारिक काम के लिए भी भत्ते दिए जाते हैं, जैसे ऑफिशियल ट्रैवल खर्च, ट्रांसफर के दौरान होने वाला खर्च, ड्यूटी के दौरान खर्च, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस और यूनिफॉर्म खरीदने या उसके रखरखाव के लिए भी मिलने वाला भत्ता। इन सभी पर निर्धारित शर्तों के तहत टैक्स छूट उपलब्ध रहती है। इसलिए अगर आपके वेतन ढांचे में ऐसे भत्ते शामिल हैं तो उनकी जानकारी जरूर रखें। अब 7वां तरीका है कंपनी से मिले गिफ्ट पर राहत। वित्त वर्ष 2025-26 में कर्मचारियों को एक और राहत दी गई। यदि आपकी कंपनी आपको 5,000 रुपए तक का गिफ्ट देती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा शादी, वसीयत या विरासत के माध्यम से मिलने वाले कुछ गिफ्ट्स भी टैक्स से मुक्त होते हैं। हालांकि निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के उपहारों पर टैक्स नियम लागू हो सकता है। फैमिली पेंशन वालों के लिए भी राहत है। उन परिवारों की बात इसलिए जो किसी मृत कर्मचारी की फैमिली पेंशन हासिल कर रहे हैं। नई टैक्स व्यवस्था में भी इन्हें राहत दी गई है। फैमिली पेंशन के 1/3 हिस्से पर या 25,000 रुपए सालाना जो भी कम हो उस तक कटौती का लाभ मिलता है। इससे पेंशन पाने वाले परिवारों पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो जाता है। सवाल यह है कि नई व्यवस्था किसको चुननी चाहिए, और आपके पास अगर पुरानी व्यवस्था के तहत बहुत ज्यादा निवेश या कटौतियां नहीं हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप एटीसी, होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस और दूसरी कई छूट का बड़े पैमाने पर लाभ लेते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है। इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी आय, निवेश और टैक्स देनदारी का पूरा आकलन जरूर करें। कुल मिलाकर ये कहना गलत होगा कि नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स बचाने का कोई विकल्प नहीं है। भले ही कई पारंपरिक छूटें खत्म हो गई हैं, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान बनाए हैं जिनके जरिए सैलरीड कर्मचारी अभी भी अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ सही जानकारी और सही टैक्स प्लानिंग की है। आप नई टैक्स व्यवस्था में हैं या पुरानी टैक्स व्यवस्था में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को करें लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।